गुड इवनिंग सभी 12th के स्टूडेंट्स को। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में अभी न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, यानी न्यूक्लियस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिए, न्यूक्लियस का कहने का मतलब तुरंत हम लोग समझते हैं कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स होगा। प्रोटॉन में रिपल्सन फोर्स लगेगा, मास के कारण अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ये बात पता है कि मास के कारण अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जो न्यूट्रॉन के बीच भी लगता होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के भी बीच लगता होगा। अच्छी बात है, लेकिन वो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही वीक होता है ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, और चार्ज के कारण रिपल्सन फोर्स रहता है, वो स्ट्रांग होता है। सब लिखेंगे अभी कितना स्ट्रांग होता है। तब फिर भी यह न्यूक्लियस में ही रहता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? आंसर है कि यहाँ फोर्स लगता है, न्यूक्लियर फोर्स। वो न्यूक्लियर फोर्स जो लगता है, यानी एनर्जी जो यहाँ पर है, जो बांध के रखता है, उसी को बाइंडिंग एनर्जी कहे थे। आज हम लोग बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के स्थायित्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले इस न्यूक्लियर फोर्स का कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो आप लोग याद रखिएगा। ऐसे बताए थे, लेकिन तब फिर भी इतना सा दिमाग में सेट करना है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट फॉर न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। पहला देखिए एक चीज, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। लिखते हैं इन न्यूक्लियस there are three fundamental force as gravitational force, Fg मास के कारण लग रहा है, ड्यू टू मास ऑफ न्यूक्लियन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड न्यूक्लियर फोर्स। ड्यू टू Fn आर एक्टिंग नाभिक में 3 प्रकार का बल कार्यशील होती है। न्यूक्लियन के द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल, प्रोटॉन पर चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एवं नाभिकीय बल
कार्य नाभिकीय बल Fn लगता है। जो Fg Fe और फिर F न्यूक्लियर, अगर Fg1 है तो उसके रिस्पेक्ट में न्यूक्लियर फोर्स 10⁻36 होता है, उसके रिस्पेक्ट में 10⁻38 होता है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से 10⁻36 गुना कम होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूक्लियर फोर्स से 10⁻38 गुना कम होता है। न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से 100 गुना, 38 है ना, यहाँ 36 है, 36 बैलेंस 2 ज़्यादा हो गया, 100 गुना अधिक होता है। तो इसीलिए इसी का इफेक्ट देखने को मिलता है। बाकी लगता है तीनों फोर्स लगता है न्यूक्लियस में, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका इस तीनों में से न्यूक्लियर फोर्स। इसीलिए नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियस बंधे हुए हैं, प्रोटॉन रिपेल नहीं हो रहा है, ये सब जो एक दूसरे से एकदम जकड़ा हुआ है, ये न्यूक्लियर फोर्स के ज़्यादा मान होने के कारण ही ऐसा होता है। तो इस चीज़ को आप दिमाग में सेट कीजिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है ये सब चीज़ का। दूसरी बात, न्यूक्लियर फोर्स इज स्पिन डिपेंडेंट फोर्स। नाभिकीय बल स्पिन डिपेंडेंट बल है। आप लोग को जैसा लगता होगा न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये सब है, तो जैसे सपोज डेट एक न्यूट्रॉन है ये और ये एक प्रोटॉन है, तो ये चक्कर काटता रहता है, स्पिन करता है। अगर स्पिन सेम रहा तो उसको इस तरह से एरोस दिखाए, ये सेम स्पिन है। सेम स्पिन अगर रहा, एक ही डायरेक्शंस में अगर घूम रहा है, न्यूट्रॉन भी और प्रोटॉन में भी सेम स्पिन के लिए एट्रैक्शन फोर्स जो होगा, न्यूक्लियर एट्रैक्शन फोर्स हाई ज़्यादा होता है। यही अगर यहाँ पर एक न्यूट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है, अगर ये ऐसे चल रहा है और ये ऐसे चल रहा है, अपोजिट स्पिन हो गया। ये अगर इस तरह से चल रहा है तो इधर को हम लोग कहेंगे अपोजिट, नीचे मतलब अपोजिट स्पिन। सिंबल है ये, सेम रहेगा तो एक डायरेक्शन में एरो दिखाएंगे, सेम स्पिन रहेगा तो एट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हाई होता है। अपोजिट स्पिन अगर यदि है, एट्रैक्शन ही फोर्स होगा, लेकिन एट्रैक्शन कौन सा, न्यूक्लियर एट्रैक्शन लिख देते हैं। कैसा एट्रैक्शन है, न्यूक्लियर एट्रैक्शन, समझ में आ जाना चाहिए। तो एट्रैक्शन फोर्स जो है, एट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम होता है, ये सब देखा गया है। फोर्स लो होता है। तीसरी बात और भी जान लेना ही जरूरी है आपको, न्यूक्लियर फोर्स इज एन एक्सचेंज फोर्स। नाभिकीय बल विनिमय बल है। एक्चुअल में क्या होता है, जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, तो जो फोर्स लगता है, न्यूट्रॉन मेसॉन को छोड़ता है, फिर प्रोटॉन भी मेसॉन को छोड़ता है। यानी मेसॉन का जो एक्सचेंज होता है दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, तब यह फोर्स लगता है। यानी इसमें
एक्सचेंज करता है किसको? मेसॉन को। हिंदी में बोले तो मेसॉन को एक्सचेंज करेगा। मेसॉन तो 3 प्रकार का होता है। क्या होता है मेसॉन? क्या होता है इलेक्ट्रॉन? उसी टाइप से मेसॉन होता है। एक होता है पाई मेसॉन, प्लस पाई, माइनस पाई होता है, 0 पाई भी होता है। लिख देते हैं, यानी मेसॉन मतलब पाई मेसॉन। मेसॉन इज 270 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। मेसॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से 270 गुना क्या होता है बाबू? भारी होता है। भारी होता है। यही एक्सचेंज होता है तो न्यूक्लियर फोर्स लगता है न्यूक्लियस के अंदर। जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग स्टेबिलिटी पढ़ते हैं न्यूक्लियस का। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक का अस्थायित्व। दोज न्यूक्लियस which does not change their own या their composition itself, then it is for getting stability, then such it is called stability of nucleus। मतलब हो गया वैसा नाभिक जो अस्थायित्व पाने के लिए अपनी संरचना का बदलाव नहीं करता है, उसे अस्थायी नाभिक या नाभिक का अस्थायित्व कहते हैं। तो ठीक है, बदलना नहीं चाहिए, जो नाभिक जैसा है उसी तरह से रहे, तब उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल नाभिक। नोट कीजिए इसको जल्दी से। चलिए अब कुछ और बातें देखिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक के अस्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं क्या क्या है। पहला, इफ n/p रेशियो इज
of any nucleus is greater than 1 and less than 1.6, then generally such type of nucleus is known as stable nucleus। यानी ये है, अगर किसी नाभिक का न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात 1 से अधिक एवं 1.6 से कम होता है तो वैसे नाभिक प्रायः अस्थायी नाभिक कहलाता है। वैसा नाभिक अस्थायी नाभिक कहलाता है। तो लिखिए, all unstable nucleus wants to try the composition all unstable nucleus wants to try the composition for getting stability। सभी अस्थायी नाभिक अपनी संरचना में बदलाव करके अस्थायित्व प्राप्त करना चाहती है। For more stable nucleus, NP ratio is 1। सबसे अधिक अस्थायी नाभिक वह होता है जिसका NP अनुपात 1 होता है। बैलेंस में रहता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो अस्थायित्व होता है। चौथी बात, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर
nucleon and not a binding energy. नाभिक का स्थायित्व बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन पर बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन पर निर्भर करती है ना कि केवल बंधन ऊर्जा पर। यानी कहने का मेरा मतलब है कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी से मतलब नहीं है, पर न्यूक्लियन कितना बाइंडिंग एनर्जी है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे हो सकता है किसी में 100 न्यूक्लियन है, उसमें बाइंडिंग एनर्जी 1000 है, तो एक तो पर कितना पड़ा 10। किसी में मान के चलिए 100 है न्यूक्लियन या 10 गो न्यूक्लियन और बाइंडिंग एनर्जी है 200, तो इसमें क्या पड़ जाएगा 20 पड़ जाएगा पर न्यूक्लियन पर। तो पर न्यूक्लियन पर जो बाइंडिंग एनर्जी है उस पर डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस चीज़ को लिखिए। द मोस्ट एंड लीस्ट स्टेबल nucleus are respectively iron and deuterium। सबसे अधिक Fe लोहा का नाभिक स्थायित्व होता है एवं सबसे कम ड्यूटेरियम का नाभिक स्थायित्व होता है। सबसे ज़्यादा लोहा का और सबसे कम किसका होता है ड्यूटेरियम का। छठा, फॉर स्टेबल न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज अबाउट 8.8 या 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अस्थाई नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन लगभग 8.8 या 8 भी लिख सकते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। छठा हो गया। सातवां और भी देते हैं। हेवी न्यूक्लियस wants to
breaking, wants to breaking, for getting stability, stability, यानी हम लोग कह सकते हैं भारी नाभिक, भारी नाभिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए टूटना चाहता है। और भी लिख देता हूँ 7वां नंबर, LIGH, लाइटर न्यूक्लियस wants to combined wants to combined for getting stability, हल्का नाभिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, हल्का नाभिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए दो नाभिक में स्थायित्व प्राप्त करने के लिए मिलकर बड़ा नाभिक बनाना चाहता है। भारी जो है वो टूटना चाहता है, हल्का जो मिलके बड़ा नाभिक बनाना चाहता है। तो जल्दी एक लास्ट लिख लीजिए, नंबरिंग क्या था पता नहीं, चलिए नंबरिंग दे देना जो भी होगा। स्टेबिलिटी ऑफ nucleus also depends upon odd and even number of proton and neutron present in न्यूक्लियस। नाभिक में मौजूद प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की सम एवं विषम संख्या पर भी नाभिक का स्थायित्व निर्भर करता है। जैसे दिखाते हैं, Z मतलब प्रोटॉन की संख्या, N मतलब न्यूट्रॉन की संख्या। अगर मान के चलिए किसी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या इवेन है और न्यूट्रॉन की संख्या भी इवेन है, सम संख्या है, और कभी ऐसा हो रहा है कि ये इवेन है लेकिन ये ऑड है, कभी ऐसा हो रहा है कि ये ऑड है
और ये इवन है। कभी ऐसा हो रहा है कि ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। तब अगर बात करें, ये स्टेबिलिटी को बताता है, स्टेबिलिटी को बताता है, अस्थायित्व को। अगर प्रोटॉन की संख्या भी इवन है, न्यूट्रॉन की संख्या भी इवन है, मान के चलो प्रोटॉन किसी नाभिक में 10 है, न्यूट्रॉन भी 10 है, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। एक ऐसा नाभिक है, प्रोटॉन की संख्या तो इवन है 10 है, लेकिन ये है ऑड 11 है, ये इससे कम स्टेबल होगा। अगर ये ऑड है और ये इवन है तो और कम होगा। अगर दोनों ऑड है तो सबसे कम स्टेबल होगा। इस पर भी डिपेंड करता है। ये डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन नीट सब में भी, इसीलिए इसको दिमाग में रखिएगा। और एक चीज़ पढ़ा देते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। इसको PF से दिखाते हैं। P मतलब पैकिंग, F मतलब फ्रैक्शन। ये क्या होता है? द रेशियो ऑफ मास डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड मास नंबर जिसको A से दिखाते हैं। मास ऑफ न्यूक्लियस को हम लोग कैपिटल M मान लिए एंड मास नंबर टू द टोटल न्यूक्लियन इज called पैकिंग फ्रैक्शन। यानी पैकिंग फ्रैक्शन अगर कहे तो मास कितना है और मास, दोनों का डिफरेंस, मास न्यूक्लियस का और मास नंबर का डिफरेंस, और न्यूक्लियन कितना है, जितना मास नंबर उतना न्यूक्लियन, इसी का जो अनुपात है इसी को पैकिंग फ्रैक्शंस कहते हैं। ये अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब न्यूक्लियस अस्थाई है, अगर ये कम है तो ये बोल सकते हैं इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस फॉर लेस स्टेबल पैकिंग फ्रैक्शन इज लेस and for more stable packing fraction is more। इसका हिंदी लिख देते हैं यहाँ पर इस डब्बा में। यह समझ जाए, बोल देते हैं। इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये पैकिंग फ्रैक्शंस जो है यह भी नाभिक के स्थायित्व के लिए भागीदारी लेता है। अगर पैकिंग फ्रैक्शंस कम है तो नाभिक कम स्टेबल होगा, अगर पैकिंग फ्रैक्शंस ज़्यादा होगा तो नाभिक ज़्यादा स्टेबल होगा। इस पर भी ये डिपेंड करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। बस फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।